नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके बिट ट्रिक्स में। आज हम देखेंगे बिहार बजट के बारे में और इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। एक ही वीडियो में दोनों को कवर करेंगे, ठीक है? बिल्कुल टू द पॉइंट, जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन आंकड़ों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार बजट 2026 जो है वो 3 फरवरी को पेश किया गया वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है? इसके द्वारा पेश किया गया है, विजेंद्र प्रसाद के द्वारा पेश किया गया है 3 फरवरी 2026 को। इस बार जो बजट का आकार था वो कितना था? 347,589.76 करोड़। देखिए, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसको दिमाग में से बैठाने के लिए बता रहे हैं केवल, ठीक है? स्टार्टिंग कम से कम आपको याद रहे, 3 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7। तो 347,589.76 करोड़ रुपए इस बार बजट का आकार था बिहार में, ठीक है? और इससे पहले वाले साल 2025-26 में जो था वो इससे कम था। कितना था? 316,895.02 करोड़, है ना? इसका मतलब 2025-26 से 2027-26-27 वाले में इंक्रीमेंट हुआ है कुछ रुपयों का। अगर ये रुपए में पूछेगा तो इस वाले में से इसको घटा दीजिएगा, वो रुपए में आ जाएगा, ठीक है? वैसे इस तरह के आंकड़े बहुत कम पूछते हैं, परसेंटेज अक्सर पूछता है। तो परसेंटेज में क्या है? 9.68। देखिए 9.6, इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि 9 इधर से आप देखेंगे ये 6 हो जाएगा, उधर से देखेंगे ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है? तो 9 6 समझिए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसे इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसे याद रख लीजिए कि पिछली बार का जो बजट था उस बार से बजट से इस बार का बजट जो है बिल्कुल अपोजिट है। इसको ऐसे बैठा लीजिए दिमाग में, ठीक है? तो 9.6% है, आपको वो याद रहेगा, ठीक है? अब देखिए कुल प्राप्ति जो था इस बार का वो 347,752.60। जो प्राप्ति है वो टोटल बजट आकार से थोड़ा सा ज्यादा है ना? 347,752 और ये 589 था, ठीक है? लेकिन जो कुल व्यय है, जो कुल व्यय हुआ है टोटल, वो एग्जैक्ट उतना ही है जितना बजट का आकार है। कितना है? 347,589.76, ठीक है? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि जो बजट का आकार है और जो बजट का व्यय है, बजट का आकार और व्यय दोनों एग्जैक्ट बराबर हैं, लेकिन जो बजट की कुल प्राप्ति हुई है बजट में वो 3,347,752, ठीक है? 0.60 इतना रहा है। अब देखिए जो कुल व्यय हो रहा है, इस व्यय में स्कीम वगैरह जो लॉन्च की गई हैं, जो पहले से चली आ रही स्कीम्स हैं, उस स्कीम में लगभग 35.14% लगभग पैसा इसमें खर्चा होगा। और कुछ स्थापना जो जैसे कुछ स्टैब्लिशमेंट करना हो, कुछ डेवलपमेंट करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या कुछ और कमिटमेंट्स होते हैं, उन सब में लगभग 64% के आसपास पैसा जो है इसमें खर्चा होगा, ठीक है? 100 में से इसको घटा देंगे 35.14 को, वही आ जाएगा लगभग, ठीक है? लगभग 64 पॉइंट समथिंग के आसपास पैसा जो रहेगा वो स्थापना और प्रतिबद्ध में लगेगा, ठीक है? अच्छा, इस टोटल व्यय में जो पूंजीगत व्यय होगा वो व्यय होगा 18.26%, ठीक है? कितना होगा? 18.26%। नेक्स्ट देखिए, जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है? 2.99। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। राजकोषीय घाटा कितना है? 2.99, लगभग 3% के आसपास, ठीक है? लगभग 3% के आसपास। अब ऐसे देखिए कितने से स्टार्ट हुई है? 3 से स्टार्ट हुई है, 39,111, ठीक है? ये रुपए में है। हालांकि परसेंटेज ज्यादा पूछता है तो परसेंटेज जरूर याद रखिएगा, बाकी इसको देख लीजिएगा। 2.99 ये है, ये लगभग 3 के आसपास, तो 39,111 से स्टार्ट है। राजस्व बजट देखिए, राजस्व बजट जो है वो 1143 है, ठीक है? 1143, है ना? और देखिए ये जो इसका परसेंटेज में कितना है? जीएसडीपी का 0.09, देखिए 1 के लगभग करीब है, 9, है ना? तो ऐसे इसको याद रख लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसमें कि रुपए जो है बजट में कहाँ से आ रहा है, और इसके बाद देखेंगे कि रुपए बजट में कहाँ कहाँ जा रहा है पैसा, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए पैसा कहाँ से आ रहा है। इसका ट्रिक याद रख लीजिएगा कि रुपया आप लोगों के पास कहाँ से आ रहा है। जो जीएफ बीएफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले लोग हैं
ये सब देखिए केवल हम समझाने के लिए बता रहे हैं, याद कराने के लिए बता रहे हैं। कंटेंट तो बहुत ढेर सारे हैं ना, बुक भी पढ़ सकते हैं आप, तमाम और भी चीज़ें हैं। याद कराने के लिए हम आपको केवल बता रहे हैं। जैसे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड एक दूसरे को क्या कहते हैं? करेजा। तो इसमें देखिए करेजा, ठीक है? इसका कोड रहेगा। तो के से का से केंद्रीय करो, रा से राज्य कर, और जा से यही राज, ठीक है? राजस्व। तो केंद्रीय करो सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, फिर राज्य सरकार का जो कर है वहां से पैसा आ रहा है, फिर राजस्व का जो पैसा है वो आ रहा है। और ये करेजा क्या देते हैं? ऋण देते हैं। क्या देते हैं? उधार, एक दूसरे को देते नहीं पैसा, चाहे ये इनको दे चाहे ये इनको दे पैसा, ठीक है? तो कहाँ से आ रहा है? केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश है वो ये लगभग 45.49% है। राज्य सरकार के पास जो कर है वो लगभग 18.92 के आसपास है, ठीक है? और जो लोक ऋण है वो लगभग 17.81% के आसपास है, ठीक है? तो करेजा ये हो गया, केंद्रीय करों में 45.49, और ये जो है वो राज्य सरकार के कर राजस्व कितना है? 18 पॉइंट, और ये लोक ऋण। तो करेजा लोग क्या देते हैं? ऋण देते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, रुपये कहाँ जाता है, ठीक है? देखिए रुपया जा कहाँ रहा है? रुपया देखिए जो समाज में समान वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है? इसमें कास्ट, जाति, धर्म की बात नहीं है, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि समाज में जो समान वर्ग के लोग होते हैं वो आर्थिक संपन्न होते हैं, ठीक है? अक्सर देखा गया है कि समाज में जो समान वर्ग के लोग हैं वो आर्थिक रूप से क्या है? संपन्न है। इसलिए अगर वो ऋण वगैरह लेते हैं तो उसकी वापसी वो जल्दी कर देते हैं, ठीक है? सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, लोक ऋण की वापसी। ये क्या होता है ना, एग्जाम में ये सीक्वेंस लगाने को बोल देता है कि सबसे ज्यादा किसमें लॉट हुआ है, इसमें हुआ है कि इसमें हुआ है, इसमें हुआ है। ऐसे 1 2 3 4 करके ऑप्शन लगाने के लिए एग्जाम में आ जाता है, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा कि सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं, आर्थिक सेवाएं और लोक ऋण की वापसी, ठीक है? तो समाज में जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं वो आर्थिक संपन्न होते हैं, इसलिए वो लोक ऋण को, मतलब सरकारी जो ऋण देते हैं उसकी वापसी जल्दी कर देते हैं, ठीक है? इसका परसेंटेज देख लीजिए, सामाजिक सेवाओं का 41% है, सामान्य सेवाओं का 28% है, आर्थिक सेवाएं 23%, और लोक ऋण की वापसी कितना है? 6.52%, ठीक है? सबसे ज्यादा पैसा किस विभाग को दिया गया है, या किस विभाग के लिए सबसे ज्यादा पैसा जो है वो अलॉट किया गया है इस बार के बजट में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बिहार में चूंकि लिटरेसी रेट बहुत कम है, उसी को ध्यान में रखकर सरकार का टारगेट ये है कि शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। इसको ऐसे याद रखिए। इसलिए शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट अलॉट किया गया है, 68,216.95 करोड़ रुपए, ठीक है? जिसमें केवल पहला पॉइंट याद रखिए आप, शिक्षा मतलब 68, ग्रामीण विकास मतलब 23, ठीक है? स्वास्थ्य मतलब 21, गृह विभाग 20, ऊर्जा 18, ठीक है? इसको ऐसे याद रखिए। एक एक पॉइंट जब स्टार्टिंग आपके पास याद रहेगा तो ऑप्शन देख के आप लगा लेंगे, ठीक है ना? तो देखिए सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ? चूंकि शिक्षा का स्तर काफी डाउन है बिहार में, लिटरेसी रेट काफी डाउन है, इसलिए शिक्षा में सबसे ज्यादा पैसा अलॉट किया गया है 68 के आसपास। उसके बाद ग्रामीण विकास, जो वहाँ पे गाँव की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है? ग्रामीण स्तर पर विकास का लेवल जो है वो भी काफी निम्न है, इसलिए वहां पर ज्यादा पैसा फोकस किया जा रहा है, ठीक है? स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है। इसके बाद गृह और ऊर्जा आता है, ठीक है? तो ऐसे हमने समझाने के लिए जैसे बताया है, इसको ऐसे आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के बजट में इस बार के बजट में 7 निश्चय प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसको गुड गवर्नेंस प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड गवर्नेंस प्रोग्राम। तो देखिए 7 निश्चय 3 प्रोग्राम इस बार जो लॉन्च किया गया है ये तीसरे नंबर का है। इसके पहले पहला वाला जो लॉन्च किया गया था 7 निश्चय फर्स्ट, वो था 2015 से 20 के लिए, 5 साल के लिए। दूसरा वाला जो लॉन्च किया गया था वो 2020 से 25 के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है? तीसरा जो लॉन्च किया गया वो 2025 से 2030 के लिए, है ना? तो इस बार यही 7 निश्चय प्रोग्राम 3 यही लॉन्च किया गया है ना? बहुत इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि इस बार
क्योंकि ये 5 साल के लिए लॉन्च किया गया है, 2026 चल रहा है, तो 2026 का जो बजट आया है इसमें इस प्रोग्राम के लिए 7 निश्चय 3 प्रोग्राम के लिए 14,800 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने पैसे अलॉट किए गए हैं? 14,800 करोड़ रुपए, ठीक है। अब देखिए इसमें 7 निश्चय 3 में टोटल 7 है ना, ये तो 7 पिलर टोटल इसमें है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन सातों में देखिए हमने ट्रिक लगाया है, उस ट्रिक को आप याद रख लीजिए, EIA EHFR, ठीक है, EIA EHFR, ठीक है। तो देखिए इसमें E फॉर एम्प्लॉयमेंट रोजगार है, I फॉर इंडस्ट्री उद्योग है, A फॉर एग्रीकल्चर, E फॉर एजुकेशन, H फॉर हेल्थ, F फॉर फाउंडेशन आधार और R फॉर रिस्पेक्ट सम्मान, ठीक है। इससे आपको सातों पिलर याद रहेंगे कि कौन कौन से पिलर पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला जो था उसमें वो कौन सा था? रोजगार। EIA कोड हमारा क्या था? EIA EHFR, ठीक है। सबसे पहला देखिए रोजगार एम्प्लॉयमेंट वाला पहला वाला है, ठीक है। तो दुगना रोजगार दुगनी आय, इसमें देखिए सरकार ने इस बजट में के माध्यम से या इस 7 निश्चय प्रोग्राम के माध्यम से ये टारगेट किया है कि पर कैपिटा इनकम मीन्स प्रति व्यक्ति आय, उसको क्या करना है? दोगुना करना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखिए एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था इसके पहले ही, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, है ना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसके अंतर्गत महिलाओं को 10,000 रुपए का उनके डायरेक्ट खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि आगे चलकर जैसे वो अपना बिजनेस या व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी। तो 10,000 रुपए इनको दिए गए हैं और इनसे कहा गया है कि अगर वो अपना बिजनेस या व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं तो लगभग 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी, ठीक है। और अभी तक 1,56,00,000 महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी हैं। 1,56,00,000 महिलाएं क्या हो चुकी हैं? इससे लाभान्वित हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें दुगना रोजगार दुगनी आय में इसमें कहा गया है कि 2020 से 25 सरकार ने कहा है कि 2020 से 25 हमने 50 लाख युवाओं को या उससे ज्यादा युवाओं को हमने रोजगार प्रोवाइड कराया है। अगले 5 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में हम इसे दोगुना करेंगे, ठीक है। मतलब 50 लाख से सीधा कितना कर देंगे? 1 करोड़ कर देंगे, ठीक है। तो सरकार ने क्या कहा है? आने वाले 5 वर्षों में हम 50 लाख से बढ़ाकर इसको 1 करोड़ कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नए विभाग का गठन किया गया है, उस विभाग का नाम है युवा रोजगार एवं कौशल विभाग। क्या नाम है? युवा रोजगार एवं कौशल विभाग। नेक्स्ट देखिए दूसरा पिलर इसमें है उद्योग का। इसमें देखिए समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। इसमें ये कहा गया है कि पूर्वी भारत, बिहार को क्या करना है? पूर्वी भारत का इंडस्ट्रियल हब बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिए, लिखने को वैसे काम आएगा ये। नेक्स्ट है ये बहुत इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का टारगेट है सरकार का इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में। अभी हम आगे देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश का टारगेट है और उद्योग में कितने का टारगेट है? 50 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। तीसरा देखिए एग्रीकल्चर पिलर आ गया, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। देखिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं कि जिससे आपको समय कम लगे, कंटेंट आपके पास रहेगा। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी तो आप जो है इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कुल खाद्यान्न 326.62, देखो 3 दूना 6 और इसका उल्टा देखो 6 और 2, ठीक है, ऐसे याद रखिए 3 दूना 6 और इसका उल्टा 6 और 2। कितना मीट्रिक टन जो है वो कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है बिहार में। इसमें बजट में बताया गया है कि अंडे, अंडा, मशरूम, लीची और मखाना। देखिए बिहार के लगभग लोगों को पता होगा कि मखाना उत्पादन, लीची उत्पादन, मशरूम और अंडा, अंडा फिलहाल पहले नहीं था लेकिन अब जो है अंडे में भी बिहार प्रथम स्थान पर आ गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मक्का उत्पादन में सेकंड पोजीशन पे, शहद उत्पादन में
4th पोजीशन पे, चावल 5वें स्थान पर, बिहार में चावल बहुत जबकि खाया जाता है, और गेहूं में 6ठे स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चौथी कृषि रोड मैप इसी के अंदर। ठीक है, तो चौथी कृषि रोड मैप जो है वो 2024-2029 लॉन्च कर दी गई है, 2024 से 2029। इसके पहले, अच्छा, किस लिए लॉन्च की गई है? किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, जिससे किसानों की आय बढ़े। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 2022 तक ही टारगेट किया था कि 2022 तक किसानों की आय हमको दोगुनी कर देनी है, लेकिन सरकार इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे ही बिहार सरकार ने भी देखिए इसको किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक चौथी कृषि रोड मैप लॉन्च की गई है। वो कब से कब तक, इसको याद रखिएगा, 2024 से 2029 तक। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट में इलेक्शन होगा 29 में, तब तक का टारगेट है। ठीक है, तो ये चौथे नंबर की है। तो पहली कब लॉन्च की गई थी? 2008 से 12। दूसरा 2012 से 17 तक। तीसरा 2017 से 2023 तक। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसी में कि कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना, इसमें क्या किया गया है कि किसानों को 3,000 रुपए वार्षिक की मदद की जाएगी। ठीक है, किसानों को 3,000 रुपए डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में डायरेक्ट 3,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत 6,000 रुपए वार्षिक दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, उसके अलावा 3,000 रुपए दिए जाएंगे, मतलब टोटल 9,000 रुपए मिलेंगे अब एक साल में। 3,000 रुपए तो कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के तहत मिलेंगे, और 6,000 रुपए मिलेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। इसके तहत अभी तक 73.37 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। देखिए 73, इसका उल्टा क्या है? 37। ठीक है, जब इस तरह की चीजें दिमाग में आप फिट किए रहेंगे तो ऑप्शन देख के आपको तुरंत तुरंत याद आ जाएगा, है ना। और हमारा प्रयास यही है कि दिमाग में आपके बैठाना। नेक्स्ट देखिए, बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत क्या करना है? 1 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। कितने का निवेश किया जाना है? 1 लाख करोड़ रुपए तक का। और अभी हमने उद्योग में बताया था कितने का? 50 लाख का। ठीक है, 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा उद्योग में, और कृषि में 1 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चौथा पिलर कौन सा था? एजुकेशन, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। इसमें क्या करना है? प्रखंड स्तर पर आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। किस स्तर पर? प्रखंड स्तर पर। मान लीजिए ऑप्शन में दे दी कि जिला स्तर पर किए जाएंगे, प्रत्येक गांव में किए जाएंगे, तो आपको याद रखना है कि प्रखंड स्तर पर आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। दूसरा देखिए, एक उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में इसको किए जाने की बात की जा रही है। अभी हमने पीछे आपको बताया था कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट अलॉट किया गया है। कितना हमने बताया था स्टार्टिंग? 68 था। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए पिलर कौन सा था? हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया जाना है? स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स स्थापित किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, और इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो बिहार में स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। छठा पॉइंट देखिए, मजबूत आधार, आधुनिक बिहार। ठीक है, मजबूत आधार, आधुनिक बिहार। इसमें देखिए क्या करना है कि पटना, यमराजगीर और वैशाली, इसको देखिए ट्रिक क्या करना है, इसको ऐसा सच ना लेना आप, ऐसे केवल याद कराने के लिए बता रहे हैं। सपोज करिए कि वैशाली नाम की लड़की आपकी जो है दोस्त है, ठीक है, और आप लोग क्या करते हैं? पटना जाते हैं, और पटना में क्या करते हैं? 5 स्टार होटल लेते हैं, वहां राज करते हैं। ठीक है, ठीक है, पटना में राज करने के लिए या घूमने टहलने मौज मस्ती के लिए, तो आप लोग कहाँ रुकते हैं? 5 स्टार होटल में। तो देखिए, पटना में 2, राजगीर में 2, और वैशाली में 1। यहाँ पे 2-2, पटना राजगीर में 2-2, वैशाली में 1, 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। घूमने फिरने गए हैं, मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये स्टेब्लिश किए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट्स स्टेब्लिश किए जाएंगे, सब्जियों के खरीद बिक्री के लिए। ठीक है, 200 प्रखंडों में क्या किया जाना है? तरकारी आउटलेट्स स्थापित किए जाएंगे।
और जबकि हमने बताया था कि प्रत्येक प्रखंड में क्या करना है, आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज स्टेब्लिश करना है, और ऐसे केवल 200 प्रखंडों में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत क्या करना है, जो सोनपुर में मेला लगता है उसके स्थल का विकास किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मधुबनी एवं दरभंगा। देखिए मधुबनी और दरभंगा के लिए कोड याद रखिएगा, मदर मीन्स माता। ठीक है, तो मम्मी लोग क्या करती हैं, मम्मी लोग चाय बनाती हैं, चाय बनाती मतलब चीनी की जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है, तो मधुबनी और दरभंगा ये 2 जगह पे क्या किया जाना है, सहकारी चीनी मिल स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो सहकारी चीनी मिल स्टेब्लिश किए जा रहे हैं, यहाँ पर पहले से ही चीनी मिल थी, ये चीनी मिल बंद पड़ी थी मधुबनी के सकरी में और दरभंगा के रयाक में। यहाँ चीनी मिल पहले से बंद पड़ी थी, इन्हीं को दोबारा से सहकारी चीनी मिल में कन्वर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए अगले 5 वर्षों में सरकारी जो भवन होंगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होंगी, उन बिल्डिंगों पे 500 मेगावाट तक का सोलर प्लांट स्टेब्लिश करने का टारगेट है। ये कैसे याद रखेंगे आप, 5 साल और 500, 5-5 मैच करना है ना, तो 5 साल में कितना, 500 मेगावाट। इसको ऐसे ही ट्रिक लगा के दिमाग में बैठाना इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा, 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से 4 निर्माणाधीन है। इसका ट्रिक देखिए क्या है कि एक लड़का है सपोज, और उसके पापा, 2 लोग मिलके जा रहे हैं। ये लड़का अपने दोस्त के यहाँ जा रहा है, किससे जा रहा है, एक्सप्रेसवे से जा रहा है। ठीक है, तो वो लड़का जो है अपने पापा के साथ जा रहा है, तो ये लोग क्या किए, ये लड़का अपने दोस्त को मीट, ऐसे याद रखिए, याद करने के लिए, मीट मीन्स गोश्त। ठीक है, गोश्त लेके जाना था अपने दोस्त के पास, इस लड़के को अपने दोस्त के पास गोश्त लेके जाना था, पापा के साथ जा रहा था। तो ये लोग क्या किए, गोश्त ले जाना भूल गए, मतलब लेना भूल गए और एक्सप्रेस वे से जा रहे थे, ऐसे याद रखिए दिमाग में। ठीक है, तो लड़का अपने पापा से कह रहा है, ये पापा अपने लड़के से कह रहे हैं कि बक गोश्त रह गया पापा। ठीक है, लड़का अपने पापा से कह रहा है बक गोश्त रह गया पापा। ठीक है, सारे याद हो जाएंगे सिकंद से। तो देखिए बक से वाराणसी से, वाराणसी से कोलकाता। ठीक है, गोस गोरखपुर से सिलीगुड़ी। ठीक है, रह से, रा से रक्सौल, हा से हल्दिया। गया इसमें साइलेंट रहेगा, साइलेंट के लिए कैसे याद रखेंगे, साइलेंट इसको रखना है, क्योंकि भूल गए हैं, समझ गया हाथ से चला गया, तो गया को साइलेंट कर देना है। ठीक है, पापा, पा से पटना, पा से पूर्णिया। ठीक है, तो लड़का अपने पापा से कह रहा कि बक गोश रह गया पापा, जिसको लेके जाना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देखिए जो है आप बजट से संबंधित। जैसे कि इसमें दिया गया था कि बजट में दिया गया था कि 2015 में प्रति व्यक्ति जो विद्युत उपभोग है लगभग वो 203 किलोवाट के आसपास है, किलोवाट पर आवर के आसपास है। कितना था, 203 के आसपास। ये कितना हो गया है अब, 374। देखिए इसमें देखिए 3 और 4 को जोड़ने बीच में 7 आ जा रहा है, जैसे हमने बजट बताया था 3 में 4 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, ऐसे देखिए जो विद्युत उत्पादन है वो 7 बीच में आ जा रहा है, 4 किनारे चला जा रहा है, दिमाग में बैठाने के लिए ऑप्शन देख के जिससे आपको याद आ जाए। ठीक है, किलोवाट पर आवर हो जा रहा है। इसके अलावा देखिए इसमें कुछ और आंकड़े दिए गए थे, जैसे कि मातृ मृत्यु दर MMR, ये 2021 और 23 के आंकड़े के आधार पर है। मातृ मृत्यु दर 104 है, शिशु मृत्यु दर जो है वो 23 है, नवजात मृत्यु दर जो है वो 18 है, और 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चों की मृत्यु हुई है वो कितनी है, 27। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए इसमें इम्पोर्टेंट और भी है कि जैसे जो नेशनल गेम्स होना है 2028 वाला, ये कहाँ होगा, ये बिहार में होगा। ठीक है, विश्व कप हॉकी एवं राष्ट्रमंडल जो खेल होगा ये भी बिहार में ही होगा 2030 वाला। इसके अलावा जो राष्ट्रीय खेल 2034 का होगा ये भी बिहार में ही होगा। ठीक है, तो आने वाले समय में 3 खेल होने हैं, 2 साल बाद नेशनल गेम होना है, विश्व कप
जो विश्व कप हॉकी एवं राष्ट्रमंडल का जो खेल 2030 में होना है वो बिहार में होना है, और जो राष्ट्रीय खेल होना है 2034 वाला वो भी बिहार में होना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो बजट है ये बजट यहीं पे एंड होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे पे हम पहुंचते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्थिक सर्वे पहली बार 2006 में लॉन्च किया गया था। 2006 में पहली बार पेश किया गया, और ये पेश किया गया था किसके द्वारा? सुशील मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सुशील मोदी के द्वारा। तो इस बार जो 2 फरवरी 2026 को जो पेश किया गया आर्थिक सर्वे, ये 20वां कौन सा नंबर का है? 20वें नंबर का है। इसमें ये बताया गया है जो बिहार की आर्थिक वृद्धि दर रहेगी वो 14.9% रहेगी। कितनी रहेगी? 14.9%। ठीक है, और जो भारत की ओवरऑल भारत की जो वृद्धि दर है वो लगभग केवल 12% है। इसका मतलब जो बिहार की वृद्धि दर है, आर्थिक वृद्धि दर है, वो जो है भारत वाले से ज्यादा है। ठीक है, और इसमें देखिए जो तमिलनाडु है उसकी आर्थिक वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। ठीक है, वर्तमान मूल्यों अगर वर्तमान मूल्यों पर देखा जाए वृद्धि दर तो ये 13.1% केवल है। वर्तमान मूल्यों पर जो वृद्धि दर वो कितनी है? 13.1 है, और स्थिर कीमतों पर देखी जाए तो वो 8.6 है। ठीक है, देखिए जब वर्तमान मूल्य की बात आएगी तो इसका जो बेस ईयर लिया जाता है वो 2024-25 में लिया गया है। जो स्थिर मूल्य होता है वो 2011 और 12 का बेस ईयर लिया जाता है। ठीक है, स्थिर मूल्य कितने लिया जाता है? 2011 और 12 का। वर्तमान मूल्य 2024 और 25। तो अगर ओवरऑल पूछा जाएगा केवल तो 14.9% है, लेकिन अगर वर्तमान मूल्य पे पूछा जाएगा तो 13.1 है, और स्थिर पर कितना है? 8.6%। ठीक है, इसके अलावा देखिए वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी कितना है? 991,997। देखिए इसमें कैसे याद रखना है, 99 ज्यादा आ रहा है, 991,997 करोड़। ठीक है, और अगर स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य मतलब कितना? 2011-12 का जो बेस लिया जाता है, 2011-12 का, तो स्थिर मूल्य पर कितना है? 531372 करोड़। ठीक है, इसके अलावा देखिए प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम कितना है? 76490। 76490, ये किस कीमत पर है? वर्तमान कीमत पर। ठीक है, और अगर स्थिर कीमत पे पूछा जाए तो 409732। ठीक है, स्थिर कीमत 2011-12। ठीक है, और वर्तमान वाला कब? 2024 और 25। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है? पटना में। ये पटना सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है ना, शहरीकरण सबसे ज्यादा पटना में ही है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा? पटना में ही रहेगा। तो इसमें याद रख लीजिए आप, पटना, बेगूसराय और मुंगेर, इन 3 जगह पे प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है, और सबसे कम जो है वो शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। इसमें देखिए ऐसे याद रखिए, शिव जी और सीता जी, है ना, ऐसे याद रखना है। तो शिवहर जब लिखेंगे आप तो हर में अर अपने आप आ जा रहा है, तो अररिया दूसरे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, शिवहर, शिवहर जैसे लिखा आपने शिव, शिवहर, तो अररिया अपने आप आ जा रहा है, और सीतामढ़ी, ठीक है, यहाँ सबसे कम है। अब देखिए जीएसडीपी में योगदान किसका कितना है, कौन से सेक्टर का कितना है? जैसे सेक्टर हो गए, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया, है ना। तो इसमें देखिए प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 18.3। ऐसे याद रखिए आप कि पहला और तीसरा, ये 3 हो गया ना, तो पहले में 3, 1 3, तो पहले वाले में 3 का गुणा कर देंगे, 18 तिहाई 54, कितना आ जाएगा? 54। तो ये 18 है तो ये 54। समझ गए बात आप? बाकी इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा देंगे तो ऑटोमेटिक 26 आ जाएगा, इसको याद ही नहीं रखना ज्यादा। समझ गए बात आप? तो पहले में तीसरे में 18 तिहाई 54 कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटा आपके दिमाग में जब ऐसे क्लू लिए रहेंगे दिमाग में, तो आपको चीजें ऑटोमेटिक रिमाइंड हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा देखिए तृतीय क्षेत्र का जो 54 था वो इसमें पहले पा जाएगा। अगर रोजगार में देने की बात आएगी तो प्राथमिक क्षेत्र 54% रोजगार देता है। समझ गए बात आप? और जो द्वितीयक है वो 24%, जो तृतीयक है वो
22%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति टोटल हुआ है 218,658 CR, इतने करोड़। ठीक है, ये जीएसडीपी का कितने परसेंट है? 22%। देखिए ये 21 है ना, ये 21 से शुरू हुआ है, ये 22, तो राजस्व कितना है? 22%। ठीक है, जीएसडीपी का 22%। कुल व्यय कितना है? 28, 19, 39 करोड़। ठीक है, इतना है। तो ये जीएसडीपी का कितना परसेंट है? 28। देखिए 28 से ये भी शुरू हुआ है, 28 से ये भी शुरू होता है। कुल मिला के व्यय, आप व्यय मतलब 28 याद रख लीजिए, राजस्व मतलब 21 याद रख लीजिए, 21 से 22, समझ गए आप? तो कुल व्यय में देखिए एक है राजस्व व्यय, एक है पूंजीगत व्यय। दो तरह के व्यय होते हैं ना, तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। जो राजस्व व्यय है वो 21, 90, 15। पूंजीगत व्यय कितना है? 62,824। कितना है? 62,824। ठीक है, तो जो राजस्व व्यय है वो जीएसडीपी का 22% है, जो पूंजीगत व्यय है वो जीएसडीपी का 6.3। देखिए 6 से स्टार्ट हुआ था ना 62, ये भी देखिए 6.3, 62, 63। देखिए 21 था, ये 22। ऐसे ट्रिक याद रखिए दिमाग में, ठीक है ना। राजकोषीय घाटा देखिए आप, राजकोषीय घाटा लगभग 41,223 करोड़। कितना था? 41,223। तो देखिए 41 है तो 4.2, 41,42, समझ गया। और जो प्राथमिक घाटा है वो कितना है? 2.2%। तो इसको ऐसे दिमाग में रखिए कि जिससे ऑप्शन देखकर आपके दिमाग में हिट कर जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखिए बिहार में एक जैविक स्थल बनाया गया है, जैविक जैविक उद्यान पार्क बनाया गया है, इसका नाम है जैविक उद्यान पार्क। ये जैविक उद्यान पार्क कहाँ बनाया गया है? अररिया में, रानीगंज में। ठीक है, जैसे देखिए हमने क्या बताया था, एक कोड बताया था पीछे, पटना में राज करने कौन गया था? वैशाली में, वैशाली, वैशाली अपने दोस्त के साथ गए थे ना, दोस्त लोग। ठीक है, कहाँ रुके थे ये लोग? 5 स्टार होटल, मतलब यहाँ 5 सितारा होटल बन रहा है। ठीक है, पटना, राजगीर और वैशाली में। तो वैशाली अगर सपोज करिए कि इसमें जो है वैशाली किसी की मान लीजिए जीएफ है, अपने गर्लफ्रेंड के साथ कोई गया रहा हो तो भाई उसको रानी कहेगा, सीधा मतलब ये है कि जैविक उद्यान, ठीक है, जैविक उद्यान पार्क जो है रानीगंज में, अररिया में बनाए गए हैं, पटना, राजगीर और अररिया, रानीगंज में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन, तो मत्स्य उत्पादन में, मछली उत्पादन में जो है मधुबनी, कौन टॉप पे है? मधुबनी। ठीक है, और यहाँ पर कुल जो उत्पादन हुआ है मछली का टोटल, मतलब बिहार में, वो 960,000 टन। ठीक है, 960,000 टन। इसके अलावा देखिए लोकुस इको टूरिज्म पार्क बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? वाल्मीकि में। देखिए उसको ऐसे याद रखिएगा, लो और कुश अक्सर देखिए छोटे बच्चों के नाम होते हैं, है ना, बुलाने वाले नाम होते हैं। तो बाल, बाल से बच्चे, बाल बच्चे नहीं होते हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा, लोकुश वाल्मीकि नगर। मत्स्यगंधा झील सहरसा में, कहाँ है? सहरसा में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसमें क्या, इसके तहत क्या किया जा रहा है कि बीपीएल परिवार को, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जो यापन करने वाले परिवार हैं, उन परिवार में अगर किसी लड़की की शादी 18 या उससे ज्यादा की उम्र में हो रही है तो उसको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन दिया जा रहा है 5,000 रुपए। नेक्स्ट देखिए, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में ही दिया गया था। जीवन प्रत्याशा, पुरुषों में जीवन प्रत्याशा जो है वो 68.9 है, कितना, कितने वर्ष है लगभग, और महिलाएं कितना है? 69.7। मतलब जो महिलाएं हैं वो 1 साल पुरुष से ज्यादा जिएंगी, 68 साल, पुरुष समझ लीजिए 68 साल है, तो महिलाएं 69। बेरोजगारी दर देखिए, इसमें आंकड़ा दिया गया था बेरोजगारी दर का, तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखी जाए और शहरी क्षेत्र में देखी जाए, दो अलग अलग आंकड़े दिए गए थे। ग्रामीण क्षेत्र में जो पुरुषों में बेरोजगारी दर है वो 3.3% है, और महिलाओं में 0.9%, ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में क्या है कि पुरुषों में जो है 6.9% है और महिलाओं में 9.1%। ठीक है, तो पुरुषों में कितना है? 6.9% और महिलाओं में 9.1%। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी यह एंड होता है। वीडियो कैसी लगी, या कुछ सजेशन देना होगा, या कोई भी दिक्कत होगी, कुछ क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर 7985
099-388। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी या किसी प्रकार की कुछ भी जानकारी आपको चाहिए होगा, ठीक है। और हमने अभी नया-नया स्टार्ट किया हुआ है। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूँ और पीसीएस का भी इंटरव्यू दे चुका हूँ, ठीक है। जैसे-जैसे लोग जुड़ते जाएँगे मैं कंटेंट जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, पढ़ाता चलूँगा एक-एक सब्जेक्ट। और आप लोग जैसा कुछ होगा आप सजेशन दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।